और बात करेंगे किस तरह से चीन जो है वो अपनी मुश्किलें बढ़ा चुका है, उसकी मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। दलाई लामा की तरफ से एक ऐलान ऐसा किया गया जिसके बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। दलाई लामा ने कहा कि उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक ही होगा, चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया। यह एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले दलाई लामा की खोज का अधिकार केवल उनकी स्थापित संस्था गदेन फोनद्राग ट्रस्ट, ये उनकी तरफ से एक ट्रस्ट बनाया गया था, और तिब्बती बौद्ध परंपराएं जो हैं उनके हिसाब से ही होगा। चीन इसको लेकर अब परेशान हो गया। कैसे, समझिए। दरअसल दलाई लामा लगातार निर्वासित जीवन जी रहे हैं, भारत में शरण लिए हुए हैं। 1959 में लगातार तब से ही वो भारत में रह रहे हैं। चीन को ये पसंद नहीं है। उन्होंने अपने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को लेकर ऐलान किया है। दरअसल दलाई लामा एक पोजीशन, एक पदवी है, नाम नहीं है इनका, और इस लिहाज से उनके उत्तराधिकारी का जो चयन का पूरा प्रोसेस है उसको लेकर दलाई लामा ने जो स्पष्ट किया, उसकी वजह से ये पूरा मुद्दा सामने आया है। और ट्वीट क्या है दलाई लामा का, वो अब आपको समझाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अगले दलाई लामा की खोज तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगी, इसमें चीन की कम्युनिस्ट सरकार का कोई दखल नहीं होगा। ये दलाई लामा की तरफ से स्पष्ट किया गया, जो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं और एक तरह से निर्वासित सरकार के भी सबसे अहम चेहरे। और बयान अहम इस वजह से है क्योंकि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है, उसका नियंत्रण है, और इस वजह से चीन ये दावा करता रहा है कि अगला दलाई लामा भी वही चुनेगा। ये कहा गया कि उनका अगला अवतार स्वतंत्र दुनिया में होगा, ये स्पष्ट किया गया था। दरअसल ये एक अहम इशू जो है वो यहां पर दिख रहा है। अब ऐसे में आपको समझाते हैं कि ये दलाई लामा की तरफ से कहा गया कि उनका अगला अवतार जो है वो स्वतंत्र दुनिया में होगा, यानी चीन के बाहर होगा। इसमें माना जा रहा है कि दलाई लामा का अगला अवतार जो है वो भारत से हो सकता है। इस घोषणा से चीन बौखला गया है। चीन इस पूरे रीजन में तिब्बत पर, बौद्ध धर्म पर अपनी मजबूत पकड़ चाहता था। इस बयान से भारत और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। दलाई लामा ने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद, निधन के बाद, अगले दलाई लामा की जो खोज है वो उनका ट्रस्ट करेगा और तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार करेगा। और ये संकेत जो है कैसे उनका चयन होता है, इसके पीछे एक अलग परंपरा है, बौद्ध धर्म की परंपराएं, जिसका फैसला होगा। पिछले दलाई लामा की वस्तुओं की पहचान करना इसमें होता है। पवित्र झील लामो लात्सुक से दर्शन है, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक अहम किरदार निभाती हैं किसी भी दलाई लामा के चयन में। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो नास्तिक है उसको इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में दखल का कोई अधिकार नहीं है। उनके अनुयायियों से भी उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से चुने गए किसी भी दलाई लामा को स्वीकार न करें। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि दलाई लामा अभी से अपने उत्तराधिकारी की बात क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन है उनकी उम्र 90 वर्ष होने वाली है। 6 जुलाई को 90 साल के हो जाएंगे और कई बार वो बीमार भी रहे हैं। 1989 में उनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। दुनिया में शांति के सबसे बड़े पक्षधर चेहरों में से एक हैं दलाई लामा, और इस वजह से अगले दलाई लामा के चयन को लेकर उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया वो अपने आप में संदेश है। ऐसे में उनका अगला अवतार भारत या किसी दूसरे स्वतंत्र देश में हो सकता है, क्योंकि तिब्बत में चीन का नियंत्रण है, चीन का अवैध कब्जा है, यानी चीन से बाहर, तिब्बत से बाहर उनका अगला अवतार हो सकता है, ये कहा जा रहा है। तिब्बती लोगों का भी कहना है कि तिब्बती लोग चाहते हैं कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहे। 600 वर्षों से परंपरा चली आ रही है दलाई लामा का, इसी तरह से चयन किया जाता रहा है। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इस पूरी परंपरा का सम्मान किया जाए। अब तिब्बत, भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण कैसे बना रहा, यह समझिए। दरअसल 1950 में चीन ने अवैध कब्जे के तहत तिब्बत पर अतिक्रमण कर लिया और भारत और चीन के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा। चीन ने अपने देश का इसको हिस्सा घोषित किया, ऑटोनोमस रीजन बता दिया, और तिब्बती इसे अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते रहे हैं। 1959 में तिब्बत में चीनी सरकार के खिलाफ, चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद दलाई लामा को भारत आना पड़ा, और भारत जैसे दुनिया भर को एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, उसी संदेश के तहत भारत में शरण दी गई। तब से धर्मशाला में ही निर्वासित तिब्बती सरकार के साथ बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा लगातार भारत में रहे हैं और उन्होंने यहीं से ही निर्वासित सरकार का भी नेतृत्व किया है। लेकिन इस वजह से भारत और चीन में जो विवाद है
जो रिश्ते खराब हुए वो भी बढ़ता चला गया। 59 में दलाई लामा भारत आए और 62 में भारत चीन का युद्ध हो गया, जिसका एक रोल जो है वो ये माना जाता है। अब समझते हैं कि दलाई लामा का स्टेटमेंट जो है वो अहम क्यों है, बयान अहम क्यों है। चीन की रणनीति पर चोट है, भारत के लिए चुनौती है और साथ ही दरअसल तिब्बती पहचान का सवाल भी है। चीन चाहता है कि अगर अगले दलाई लामा उसके कब्जे वाले तिब्बत से हो जाएंगे तो फिर वो आध्यात्मिक तौर पर भी वहां कब्जा करने की कोशिश करेगा, जो उसने भौगोलिक तौर पर कब्जा किया है। और दूसरी तरफ तिब्बती पहचान का सवाल जो है वो वहीं से बदल पाएगा। लेकिन भारत के लिए चुनौती क्या है? भारत अपने रिश्ते चीन से सुधार रहा है, चीन भी भारत से रिश्ते सुधारे रखना चाहता है। हमने देखा कि किस तरह से डीएस्केलेशन हुआ, सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए, दोनों देशों में बातचीत का एक जो कम्युनिकेशन चैनल है वो शुरू हुआ, लेकिन उसमें एक बड़ा हर्डल ये मुद्दा दिख सकता है।